हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी वैसे तो बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, पर हम उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करने का ट्राई करेंगे। जो आज की वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है वो हम सिंपल 3 प्रिंसिपल्स को अगर हमारी लाइफ में अपना लेते हैं तो उससे हम समवेयर अराउंड अबाउट 300% इम्यूनिटी को इंस्टेंटली और इमीडिएटली बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो इम्यूनिटी की सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी इज़ नथिंग बट द प्रोटीन्स। दोज प्रोटीन्स आर फाइटिंग। ये जो प्रोटीन्स है वो बैक्टीरिया और वायरसेस के सामने लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं। जैसे कि उसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, या तो हम उसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। जैसे टी सेल्स, CD4, CD8, ऑटोकॉइड्स, ये बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। पर हम यहाँ पे जो बहुत ही साइंटिफिक मेडिकल टर्मिनोलॉजी की जार्गन में नहीं जाते हैं, उसको सिंप्लीफाइड करते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन में ये जितने भी फाइटर्स हैं, ये सारे फाइटर्स इज़ नथिंग बट अ प्रोटीन। वो सारे प्रोटीन ही है। ओके, तो उसका पहला जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये रहेगा कि अगर हम प्रोटीन का इंटेक ही नहीं लेंगे या तो हमारे शरीर में उतना प्रोटीन ही नहीं होगा तो ये सारे फाइटर्स नहीं बन पाएंगे, या तो उतनी क्वांटिटी में नहीं बन पाएंगे जितना हमें चाहिए। और बहुत सारी स्टडीज़ तो ये बताती है कि इंडियंस नॉर्मली दे आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रोटीन्स। हमारी जो नॉर्मल डेली इंटेक्स है वो प्रोटीन की काफ़ी कम है। इसीलिए हमें प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए। अगर हम प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी इंस्टेंटली बहुत अच्छे तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। ये एक पॉइंट है। अब दूसरी चीज़ है, इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा जो फैक्ट है उसको बोलते हैं ऑटोफेजी। दिस ऑटोफेजी कॉन्सेप्ट ये वैसे तो बहुत पुराना है। हर एक धर्म में फास्टिंग के बारे में बताया गया है। अब फास्टिंग की साइंटिफिक वैल्यू क्या है उसको समझने का ट्राई करते हैं। इन 2016 जापानीज़ बायोलॉजिस्ट को एक नोबेल प्राइज़ मिला था। वो नोबेल प्राइज़ का जो मेन सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट था ऑटोफेजी। अब ऑटोफेजी है क्या एक्चुअल में? जब हमारी नॉर्मल सिचुएशन में हर एक सेल अपने हिसाब से ग्रो करता है, पर जैसे अगर हम उसको सिंपल शुगर, रिफाइंड शुगर या तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड देते हैं तो सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स है उसकी जगह पे थोड़े से वीक और रोगिस्ट सेलों की संख्या है बहुत बढ़ जाती है। ऐसे सेलों की अगर संख्याएं बढ़ गई तो वो सिचुएशन में वहाँ पे अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ये जो अनहेल्दी इन्वायरमेंट है वो ही मेन डिजीज़ का रीज़न होता है। अगर हम फास्टिंग करते हैं या तो सिंपल शुगर को कट कर देते हैं, अगर थोड़े टाइम के लिए अगर फास्ट कर दिया तो क्या होता है, ऐसे फास्टिंग की सिचुएशन में जितने हेल्दी सेल्स है वही सरवाइव करेंगे और जितने वीक सेल्स है वो सारे मर जाएंगे। वो कैसे मरेंगे? क्योंकि हर एक सेल के अंदर एक लाइसोसोम करके एक ऑर्गेनेल्स, तो इसका एक फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं ऑटोफेजिसिटी। मतलब वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि अब तो खाने के लिए उसके पास, शरीर के पास इनफ बाहर से हमने कोई फूड नहीं दिया है, तो वो अंदर से ही अपना सब कुछ मैनेज करता है। ये बहुत ही बड़ा विज्ञान में 2016 का रिसर्च था और यही एक रीज़न है जो बहुत सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, इन्फेक्टियस डिजीज़ और कैंसर की फ़ाइट के अगेंस्ट में काम आता है। इसीलिए अगर हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो पीरियोडिकली फास्टिंग्स करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारी पुरानी सिस्टम पे जाए तो पुरानी सिस्टम में क्या था कि 12 आवर्स की विंडो थी खाने की और 12 आवर्स की विंडो थी हमारी फास्टिंग की। जैसे अगर 7 बजे शाम को आपने खा लिया तो दूसरे सुबह 7 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये सिचुएशन में क्या होता है कि शरीर को 12 घंटे तक फाइट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और 12 घंटे फीडिंग टाइम, 12 घंटे का फास्टिंग टाइम। तो ये बहुत ही बढ़िया जो हमारी सिस्टम थी, इस सिस्टम को भी अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो भी इट्स वेरी इजी। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दी है, ये डॉक्टर की
जो जापानीज बायोलॉजिस्ट ही हैज़ डन ऑन दिस रिसर्च। अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके उसके बारे में पढ़ सकते हो। और थर्ड, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज़ द ऑक्सीजनेशन। शरीर में ऑक्सीजनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात तो वैसे 5000 साल पहले पतंजलि ऋषि ने बताई थी और इसीलिए उसने प्राणायाम की आविष्कार किया था। अब प्राणायाम है क्या एक्चुअल में? प्राण मतलब ऑक्सीजन, प्राणों का आयाम करना, प्राणों को अपने शरीर में भरना और प्राणों से शरीर को स्वस्थ रखना और शरीर को प्राणमय बनाना, ये उसका कॉन्सेप्ट था। पर हमें ये जो 21st सेंचुरी में वेस्टर्न वैलिडेशंस और बहुत सारी साइंटिफिक वैलिडेशंस की ज़रूरतें पड़ती हैं, इसीलिए आपकी रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स कोट करूँगा। एक पॉइंट, आप ये साइंटिस्ट को देखिए, जो साइंटिस्ट का नाम है ओटो वॉरबर्ग, वो जर्मनी के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उसको 1931 में उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। ये नोबेल पुरस्कार का जो सब्जेक्ट था वो ये था कि सेल्यूलर लेवल पे हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है। ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वही डिजीज़ का मेन कारण है। और एसिडिक एनवायरनमेंट से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं और कैंसर का मेन कारण उसने यही बताया था। और ये ऐसे वैसे साइंटिस्ट नहीं थे, ये बहुत ही बड़े जाने माने साइंटिस्ट थे। उसकी रिसर्च को 47 टाइम्स नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। ओके, और फाइनली ही गॉट द उसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1931 में। तो ये नोबेल प्राइज़ विनर ओटो वॉरबर्ग की थियरी भी हमें यही बताती है कि ऑक्सीजनेशन से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है और उसको बहुत सारे डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की एबिलिटी भी बढ़ती है। चलो एक और एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। अगर आप ये साइड में जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये वीडियो में जो बंदा है उसका नाम है वीम हॉफ। उसके ऊपर प्रयोग किया गया है कि वो अपने हाथ में, वहाँ पे डॉक्टर्स एक बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को इंजेक्ट कर रहे हैं। ये बैक्टीरियल टॉक्सिन्स इमीडिएटली आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं और उससे आपको फीवर और इन्फेक्टियस सिम्टम्स रिस्पॉन्ड होता है। लेकिन इसमें अगर आप ये वीडियो में अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाइल द डॉक्टर इज इंजेक्टिंग, डॉक्टर इस तरफ इंजेक्ट कर रहे हैं और वीम हॉफ मेडिटेशन कर रहे हैं और वो ब्रीदिंग करते रहते हैं। तो ब्रीदिंग के साथ साथ में वो मेडिटेशन करके अपनी इम्यूनिटी को इंस्टेंटली बूस्ट कर रहे हैं। और ये खाली वीम हॉफ के बारे में नहीं है, वीम हॉफ ने ये एक्सपेरिमेंट्स बाकी बहुत लोगों को ये ट्रेन करके, जैसे डीप ब्रीदिंग करो और रिलैक्स हो जाओ, तो ऐसा करवा के बहुत सारे लोगों के ऊपर भी टेस्ट किया है और ये टेस्ट भी बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट वाले हैं। तो यहाँ से एक सिंपल सी चीज़ निकलती है कि हमें एवरी डे एटलीस्ट 10-15 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे भी बहुत सारी जार्गन्स हो सकती है कि भाई मुझे तो प्राणायाम नहीं आते हैं, मुझे तो ये प्राणायाम के बारे में भी नहीं पता है, उसमें कपालभाति क्या होता है, अनुलोम विलोम क्या होता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो बहुत अच्छा है, आप वही प्राणायाम कीजिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही सिंपल वाला डीप ब्रीदिंग कीजिए। जैसे इन्हेलेशन करना है, आपको पेट भी फूलना चाहिए, आपकी छाती भी फूलनी चाहिए और पेट से लेके आपका हेड तक पूरी चीज़ ब्रीथ से भर जानी चाहिए और आराम से रिलैक्स होकर छोड़ देना है। बस ऐसी चीज़ें अराउंड अबाउट 50-100 बार कीजिए। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप रात को सोने से पहले कर लो बेड में और उठने के बाद कर लो तो भी चलेगा। 10-10 मिनट अगर आपने सुबह शाम कर लिया तो यू आर गोइंग टू बी फुल विथ ऑक्सीजन, तो आपका बॉडी धीरे धीरे अल्कलाइन हो जाएगा और बॉडी की पूरी बायोकेमिस्ट्री चेंज होना चालू हो जाएगी। तो ये 3 सिंपल से फंडामेंटल्स है। पहला फंडामेंटल है प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए। दूसरा है कि 7 बजे से 7 बजे, शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कुछ भी मत खाइए। सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक की फीडिंग विंडो रखिए और सोने से पहले और उठने के बाद 10-10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग कीजिए। अगर आप ये 3 प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये 3 प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे,
तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। ओके और ये मैंने आपको साइंटिफिक एविडेंस इसीलिए दिए है क्योंकि हमें थोड़ा सा वैलिडेशन मिल जाएगा, तो वी आर गोइंग टू गेट इंस्पिरेशन अबाउट डूइंग दिस प्रोसेस। ओके, नमस्ते, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।